Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening. This is CA अंजलि भक्कड़ और हम लोग देख रहे हैं सीए इंटर का चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 वैल्यू ऑफ सप्लाई। रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये नोट्स आपको फ्रीली प्रोवाइड की जा रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो सप्लाई हम करते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है, क्या एक्सक्लूड नहीं होता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो आपके सेक्शन नंबर 15 में दिया हुआ है। एक एक सबसेक्शन देखेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 6 वैल्यू ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या है? वेयर द सप्लायर and the recipient of supply are not related and the price is the sole consideration for supply। क्या बोल रहे हैं? सपोज एक सप्लायर है, ए बी, मतलब मैं एक सप्लायर हूं। ठीक है, एक रिसिपिएंट है वी बी। ठीक है, अब अब मैं जो है वीबी को सप्लाई कर रही हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स रहो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस रहो, और ए बी और वीबी जो है, ए बी और वीबी रिलेटेड नहीं है। ए बी और वीबी अगर रिलेटेड नहीं है और मैं ए बी वीबी को सप्लाई कर रही हूँ और जो प्राइस है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई। हम दोनों के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें प्राइस जो एक सोल कंसिडरेशन है, इसके अलावा मैं वीबी से कुछ भी चार्ज नहीं कर रही हूँ। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है, जो वीबी है मुझे जो वैल्यू पे कर रहा है या करने वाला है, पेड और पेबल जो वैल्यू है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है और उसी को आप वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लोगे। कब? मैं सप्लायर वीबी रिसिपिएंट हम दोनों रिलेटेड नहीं है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, जो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है और वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या एक्सक्लूड होता है वो देखेंगे। ठीक है, कोई भी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस एक्सेट्रा लेविड अंडर एनी लॉ, कोई भी लॉ में अदर देन जीएसटी, लेविड अंडर एनी लॉ अदर देन जीएसटी, चार्ज्ड सेपरेटली बाय द सप्लायर। जो ए बी है, सप्लायर जो है वो रिसिपिएंट को, मतलब मैं वीबी को चार्ज कर रही हूँ। क्या चार्ज कर रही हूँ? कोई भी टैक्सेस, कोई भी ड्यूटीज, कोई भी सेस, कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस। अगर उसने कोई डिले किया है मुझे पेमेंट करने में, ठीक है, और वीबी ने मुझे अगर कुछ डिले पेमेंट किया है तो उसके बदले में मैं उसको कोई लेट फी, कोई चार्जेस कुछ चार्ज कर रही हूँ, कोई भी टैक्सेस ड्यूटीज कुछ भी चार्ज कर रही हूँ अगर, और ये जो है मैं ये सेपरेटली उसको चार्ज कर रही हूँ, ये हमारे ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं है, मैं इसको सेपरेटली चार्ज कर रही हूँ। तो ये जो वैल्यू रहेगी ये मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगी, ये मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? थर्ड पार्टी पेमेंट्स अगर कोई है, किसी और दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ए बी और वीबी, ए बी सप्लायर, वीबी रिसिपिएंट, इनके अलावा किसी को पेमेंट करना है, थर्ड पार्टी पेमेंट कोई है मेड बाय रिसिपिएंट। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वीबी जो है वो कोई थर्ड पार्टी पेमेंट कर रहा है मेरे बिहाफ पे। कोई थर्ड पार्टी पेमेंट जो है वीबी कर रहा है मेरे बिहाफ में, मतलब ए बी के बिहाफ में, इन रिलेशन टू सप्लाई, जो कि इन रिलेशन टू सप्लाई। अगर इन रिलेशन टू सप्लाई नहीं है तो मतलब ही नहीं है, वो पार्ट नहीं बनेगा।
सप्लाई से रिलेटेड अगर कोई थर्ड पार्टी पेमेंट है जो रिसिपिएंट कर रहा है, विच वॉज लाइबल टू बी पेड बाय सप्लायर, मैंने पे करना चाहिए था, वीपी ने थर्ड पार्टी पेमेंट किया है, एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, तो ये जो है आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकेजिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाइड इन डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन इफ चार्ज टू रिसिपिएंट, जो ए बी है वो वीपी को कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज कर रही है। क्यों कर रही हूं मैं वीपी को इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज? क्यों? मुझे कुछ डिलीवरी करनी है उसको गुड्स की, या कोई सर्विस उसको प्रोवाइड करनी है, उसके रिलेशन में, सप्लाई के रिलेशन में मैं उसको अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज कर रही हूँ, तो वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के पार्ट, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा, वो इंसिडेंटल एक्सपेंस वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोई सब्सिडी है डायरेक्टली लिंक टू प्राइस ऑफ सप्लाई, अगर ये डायरेक्टली लिंक नहीं है तो ये पार्ट बनेगी ही नहीं, लेकिन अगर कोई सब्सिडी है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है किसको, आपके जो प्राइस ऑफ सप्लाई है उसको, अदर देन वन गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अगर मुझे सप्लायर कौन है, एबी, मुझे अगर कोई सब्सिडी रिसीव हो रही है जो कि मेरे प्राइस से डायरेक्टली लिंक है, और ये जो सब्सिडी है ये मुझे गवर्नमेंट ने नहीं दी है, अगर कोई सब्सिडी आपको सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट है वो दे रही है, तो वो सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो भी सब्सिडी सप्लायर को मिल रही है फॉर सप्लाई विच इज लिंक टू प्राइस, तो वो जो है वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनाल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, जो वीपी है, जो कि कौन था, रिसिपिएंट था, उसको एबी को पेमेंट करना था, डिले कर दिया पेमेंट में, मैंने उसको इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, फीस चार्ज कर दिया, पेनाल्टी चार्ज कर दिया, क्योंकि उसने डिले किया था पेमेंट करने के लिए, तो वो सारे जो भी चार्जेस है वो सारे भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेशन में उसमें इंक्लूड होंगे। क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन अमाउंट ऑफ सब्सिडी शैल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सप्लायर हु रिसीव्स द सब्सिडी। अरे ये जो सब्सिडी है, ये जो सप्लायर को सब्सिडी मिल रही है, अदर देन सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो सप्लायर को सब्सिडी मिल रही है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। अगर क्वेश्चन में दिया कि रिसिपिएंट को ये सब्सिडी मिली है, वो नहीं बनेगी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट। सप्लायर ए बी जो सप्लाई कर रहा है उसको जो सब्सिडी मिली है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। सेक्शन 3 क्या बोलता है, सबसेक्शन 3 बोलता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या इंक्लूड नहीं होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्या एक्सक्लूड हो जाएगा, क्या एक्सक्लूड हो जाएगा, कोई भी डिस्काउंट, एनी डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, आफ्टर द सप्लाई। देखो मस्त चार्ट है, मैं बात को समझाती हूँ क्या है। ठीक है, कोई भी अगर डिस्काउंट है, गिवन, कौन देगा, ए बी, जो सप्लायर है वो डिस्काउंट देगी, किसको देगी, रिसिपिएंट को, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई हो रहा है तब, या फिर बिफोर सप्लाई, सप्लाई होने से पहले ही मैंने वीबी को डिस्काउंट दे रखा है, या तो फिर आफ्टर सप्लाई, सप्लाई होने के बाद वीबी बोल रहा है डिस्काउंट चाहिए और मैंने वीबी को डिस्काउंट दिया है। अगर सप्लाई होने के टाइम पे या फिर बिफोर, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर द सप्लाई, अगर कोई डिस्काउंट मैं दे रही हूँ वीबी को एंड इट इज शोन इन द इनवॉइस, ये इंपॉर्टेंट है, शोन इन द इनवॉइस में लिख रही हूँ कि ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, अगर है तो डिस्काउंट जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई से डिडक्ट होगा, जो भी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हो उसमें से वो जो भी अमाउंट है वो आपका माइनस होगा, वो आपका डिडक्ट होगा। लेकिन मैं ए बी अगर इनवॉइस में बता ही नहीं रही हूँ कि मैं ये डिस्काउंट दे रही हूँ, तो डिस्काउंट जो है शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, डिडक्ट
नहीं होगा, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, इनवॉइस में बताना जरूरी है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर द सप्लाई। लेकिन अगर जो डिस्काउंट है वो आफ्टर सप्लाई, आफ्टर सप्लाई अगर कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो उसका क्या होगा? सप्लाई जब हुआ था तब पता ही नहीं था कि ये डिस्काउंट मिलने वाला है, आफ्टर द सप्लाई ये डिस्काउंट हुआ है, इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है। मैंने और वीबी ने जो ट्रांजैक्शन किया, हम दोनों के एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि सप्लाई होने के बाद ये वाला डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। और कैन बी लिंक टू रिलेवेंट इनवॉइस, जो रिलेवेंट इनवॉइस था हमारे ट्रांजैक्शन का, उस उससे वो डिस्काउंट लिंक है, लिंक आप कर सकते हो। और प्लस प्लस प्रपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट, जो वीबी है वो उस प्रपोर्शनेट आईटीसी, कितना आईटीसी प्रपोर्शनेट, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी वैल्यू रहेगी उतना आईटीसी जो है रिसिपिएंट ने, वीबी ने रिवर्स किया रहना चाहिए। क्या क्या कंडीशन है? आईटीसी रिवर्स करना चाहिए, ठीक है, इनवॉइस से जो है लिंक्ड रहना चाहिए, और आपके एग्रीमेंट में रहना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है आफ्टर सप्लाई, कोई डिस्काउंट दिया है, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये कहा जा रहा है एरो, ये एरो यहाँ जा रहा है कि डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा और उसमें से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये तीनों में से एक भी कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो डिस्काउंट जो है नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, डिस्काउंट जो है नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, सारा कलर एक ही हो गया ये, डिस्काउंट जो है नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक भी कंडीशन अगर मिस हो गई तो, ठीक है। ये हो गया डिस्काउंट का पार्ट कि सप्लाई में से, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से क्या एक्सक्लूड होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा, वो अपन ने यहाँ पे देख लिया। और अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई रिलेटेड पर्सन के बीच में नहीं है और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, ठीक है। अब सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 1, सेम शैल बी डिटरमाइंड इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं करते आ रहा, आपके पास रिलेवेंट डेटा नहीं है, सर्टेन नहीं कर पा रहे हो वैल्यू ऑफ सप्लाई को सबसेक्शन 1 के हिसाब से, तो तो जैसा वो प्रिस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो डिटरमाइन की जाएगी, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 1 क्या था? जहां रिलेटेड नहीं है प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। सबसेक्शन 4 क्या है? सबसेक्शन 4 है कि जो प्रिस्क्राइब मैनर है उस हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी। Notwithstanding anything contained in subsection 1 or 4, the value of supply as may be notified by government shall be determined in such manner as may be prescribed। अगर अगर गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफाई कर दिया है कि इस स्पेसिफिक गुड्स का या सर्विस का वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो ये रहेगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई उसी बेसिस पे डिटरमाइन होगा। ये सारे जो सबसेक्शन अपन ने देखे उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने बोल दी इस गुड्स का, इस सर्विस का, इस ट्रांजैक्शन का वैल्यू ऑफ सप्लाई ये रहेगा, तो फिर वो रहेगा, गवर्नमेंट के आगे नहीं जाने का। रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन दिया है, ठीक है, चलो बता देती हूँ फटाफट, ठीक है। कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन, एनी पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन आर रिलेटेड इफ, रिलेटेड मान लिए जाएंगे। सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ अनदर बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर है या डायरेक्टर है, या फिर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स है। मैं और ए बी सपोज एक दूसरे के बिजनेस में पार्टनर्स है, तो लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स है तो हम रिलेटेड मान लिए जाएंगे। सच पर्सन आर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, ए बी वी बी एक दूसरे के एम्प्लॉय एम्प्लॉयर है तो हम रिलेटेड मान लिए जाएंगे। थर्ड पर्सन कंट्रोल्स और ओन्स 25% से ज्यादा वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। कोई थर्ड पर्सन है जो ए बी का और वी बी का दोनों को कंट्रोल कर रहा है, कैसे? डायरेक्टली
या इनडायरेक्टली, या फिर वो ओन करता है ग्रेटर देन 25% वोटिंग स्टॉक, हम दोनों में, तो हम लोग जो है रिलेटेड मान लिए जाएंगे। वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अनदर। सपोज मैं एबी को सब एबी वीबी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है, तो फिर हम रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। कोई थर्ड पर्सन है जो एबी को और वीबी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, तो रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल थर्ड पर्सन। एबी और वीबी मिलके कोई थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। सपोज मैं एबी और वीबी हम सेम फैमिली के अगर लोग हैं, तो हम रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। और वन ऑफ देम इज सोल एजेंट या फिर सोल डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सोल कंसेशनर ऑफ अदर सोल। अकेला, सपोज वीबी वीबी मेरा वीबी एबी का सोल एजेंट, अकेला मेरा अकेला एजेंट है या मेरा अकेला वो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हम लोग रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, केस स्टडी बेस पे पूछ सकते हैं। टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 नॉट इंक्लूडेबल इन टैक्सेबल वैल्यू फॉर पर्पस ऑफ जीएसटी। क्या बोल रहे हैं, जो सीबीआईसी है, द सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट would not be includable as it is interim levy not having character of tax। सीबीआईसी क्या बोल रहा है, सीबीआईसी ने बोला है कि जो टीसीएस आप कलेक्ट करते हो, कहा, अंडर अंडर इनकम टैक्स एक्ट जो टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है, वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, सीबीआईसी बोल रहा है। ये सर्कुलर नंबर है, ये डेट है। ठीक है, ठीक है, सीबीआईसी बोल रहा है टीसीएस जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप कलेक्ट करते हो, वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, इंक्लूड नहीं होगा। कोई आउटवर्ड फ्रेट है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, कोई आउटवर्ड फ्रेट है या ट्रांजिट का इंश्योरेंस है, वेयर द सप्लायर एग्रीज टू डिलीवर द गुड्स at the buyer's premise and arranges for transport and insurance, and contract becomes the composite supply, principal supply being supply of goods. Therefore, outward freight, transit insurance become part of value of composite supply and GST is payable thereon. Same rate applicable for relevant goods. However, if contract for supply is on factory basis, where buyer pays outward freight, where the buyer pays outward freight insurance, the same will not be included in value of supply of goods। क्या बोल रहे हैं ये लोग, बोल रहे हैं सपोज एबी मैं सप्लाई कर रही हूँ वीबी को, एबी ने क्या किया, सप्लाई किया है गुड्स का या सर्विस का जो भी है, और मैं कुछ ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ जिसका जो फ्रेट का चार्जेस है, और जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है, फ्रेट का चार्जेस और इंश्योरेंस का कॉस्ट जो है, वो कौन दे रहा है, एबी दे रही है। कौन दे रहा है, एबी दे रही है, किसको, वीबी को। सप्लाई करते वक्त अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करना है और वो ट्रांसपोर्ट का फ्रेट का कॉस्ट या गुड्स का जो इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, उसका कॉस्ट एबी सप्लायर इज गिविंग टू द रिसिपिएंट, उसका कॉस्ट अगर मैं दे रही हूँ, तो इसको क्या मान लिया जाएगा, इसको मान लिया जाएगा कि ये कंपोजिट सप्लाई का केस बन गया है, ये कंपोजिट सप्लाई का केस बन गया है। और फिर कंपोजिट सप्लाई का अगर केस ये बन गया है, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या रहेगा, प्रिंसिपल सप्लाई किसको मान लिया जाएगा, गुड्स को मान लिया जाएगा। और ये गुड्स का जो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल रहेगा, ये रेट उस आउटवर्ड फ्रेट को भी चार्ज किया जाएगा, सेम रेट। और जो भी इंश्योरेंस का खर्चा है, सेम रेट इंश्योरेंस पे भी लगेगा, क्योंकि इसको कंपोजिट सप्लाई मान लिया गया है, जहां प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है और जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, जो फ्रेट है, जो इंश्योरेंस है, वो अगर मैं वीबी को दे रही हूँ, तो ये सेम रेट ऑफ टैक्स पे चार्ज किया जाएगा और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ये जो ट्रांसपोर्टेड के इसमें फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट है, ये सारे कौन कर रहा है, बेयर, वीबी।
मैंने नहीं किया। मैं ये सारे चार्जेस अगर वीबी ने दिए हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा ही नहीं अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट ये नहीं बन रहा है तो। ठीक है, अंडरस्टूड। अब क्या दिया है, अलाउेबिलिटी ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय सप्लायर। सप्लायर कौन है, एबी। एबी जो है कुछ टाइप्स ऑफ डिस्काउंट होते हैं मैं वीबी को दे रही हूँ फॉर इन रिलेशन टू सप्लाई। तो वो डिस्काउंट्स जो है क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। पहला है स्टैगर्ड डिस्काउंट। स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या होता है, बाय मोर सेव मोर ऑफर। सपोज फॉर एग्जांपल अगर वीबी मुझसे परचेस कर रहा है, क्या परचेस कर रहा है, अप टू 10,000 रुपीज सपोज वो मुझसे कुछ परचेस कर रहा है तो मैं उसको 10% का डिस्काउंट दूंगी। लेकिन अगर वीबी ने मुझसे 20,000 रुपीज तक का कुछ परचेस किया है तो मैं उसको 50% डिस्काउंट दूंगी। क्या है, इन केस ऑफ स्टैगर्ड डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट इंक्रीजेस वेयर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन परचेस वॉल्यूम। जैसे जैसे परचेस का वॉल्यूम बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगी, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, वैसे वैसे मेरा रेट ऑफ डिस्काउंट भी बढ़ते जाएगा। कैसे है, एग्जांपल समझो। वन में गेट 10% डिस्काउंट फॉर परचेज ऑफ अबव 5,000। वीबी ने 5,000 से ज्यादा का परचेस किया एबी से तो मैं उसको 10% का डिस्काउंट दूंगी। लेकिन अगर उसने 10,000 से ज्यादा किया तो मैं उसको 20% डिस्काउंट दूंगी। 20,000 से ज्यादा किया तो मैं उसको 30% का डिस्काउंट दूंगी। ये जो डिस्काउंट्स होते हैं ये इनवॉइस में दिखाए जाते हैं। दिस डिस्काउंट्स आर शोन इन द इनवॉइस इटसेल्फ। और कंडीशन के हिसाब से जब इनवॉइस में दिखाया जा रहा है मतलब सप्लाई करते वक्त वो पता है कि वो डिस्काउंट दिया जा रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा और एक्सक्लूडेड का मतलब सेम है, वो समझ में आ रहा है आपको। वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट जब बनता है मतलब डिस्काउंट जो है अगर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है तभी वो माइनस होगा, तभी वो एक्सक्लूड होगा। एक्सक्लूडेड मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बन रहा है ऐसे नहीं है। ठीक है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड किया माइनस किया जा रहा है। नॉट एक्सक्लूडेड मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई से वो एक्सक्लूड माइनस नहीं किया जाएगा मतलब वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बना। ठीक है, अगर डाउट है तो पूछना। पीरियोडिक या ईयर एंडिंग डिस्काउंट होते हैं जिसको वॉल्यूम डिस्काउंट्स भी बोलते हैं कमर्शियल लैंग्वेज में। ये क्या होते हैं, कब लगते हैं और क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस किया जाएगा ये डिस्काउंट या नहीं। These discounts are offered by suppliers to their stockist। इधर क्या था, इधर क्या था, इधर सप्लायर रिसिपिएंट को, इधर जो सप्लायर है वो रिसिपिएंट को दे रहा था डिस्काउंट। इधर सप्लायर उसकी स्टॉकिस्ट को, उसके स्टॉकिस्ट को डिस्काउंट दे रहा है। अगर सप्लायर स्टॉकिस्ट को डिस्काउंट दे रहा है तो उसको पीरियोडिक या ईयर एंडिंग या वॉल्यूम डिस्काउंट भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल additional discount of 1% if you purchase 10,000 pieces in a year, 2% if you purchase 15,000 pieces in a year। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्काउंट भी बढ़ रहा है। कौन, सप्लायर उसके स्टॉकिस्ट को दे रहा है, उसको पीरियोडिक या ईयर एंडिंग या वॉल्यूम डिस्काउंट भी बोलते हैं। जो ऐसे वाले डिस्काउंट होते हैं आर एस्टेब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ये जो है ऐसे वाले डिस्काउंट एग्रीमेंट में लिखे होते हैं। और जब ये एग्रीमेंट में लिखे हैं तो अगर ये इनवॉइस का पार्ट बन रहा है सप्लाई करते वक्त अगर ये पता है एग्रीमेंट में लिखा है इनवॉइस का पार्ट बन रहा है मतलब लिखा हुआ है कि ये डिस्काउंट मिल रहा है तो ये जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे और वैल्यू ऑफ सप्लाई से ये अमाउंट जो है माइनस किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, अगर ये एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट भी नहीं बनेगा और वैल्यू ऑफ सप्लाई से ये अमाउंट माइनस नहीं किया जाएगा। ले एक और कंडीशन यहाँ पे दिए हुई है। क्या कंडीशन दिए हुई है कि जो रिवर्सल ऑफ आईटीसी वाली कंडीशन थी रिसिपिएंट को, क्या क्या है, एग्रीमेंट है प्लस एग्रीमेंट के साथ साथ क्या है, एग्रीमेंट है प्लस रिसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्सल करना चाहिए प्लस इनवॉइस में मेंशन रहना चाहिए।
अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो डिस्काउंट जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड किया जाएगा। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होते हैं? सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होते हैं? दिस आर द डिस्काउंट विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई के बाद ये डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो अगर ये डिस्काउंट जो है सप्लाई के बाद दिया जा रहा है, they are not excluded while determining value of supply. Such discounts are not known at the time of supply and the conditions laid down in 15.3 are not satisfied. अगर conditions and अगर कंडीशंस जो है कौन सी कंडीशंस, इनवॉइस में रहना चाहिए, आईटीसी रिवर्स रहना चाहिए, एग्रीमेंट के हिसाब से रहना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है और सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया गया है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट, तो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये इंक्लूड नहीं होगा। दिस विल नॉट बी योर पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट है जो एनसीबी होता है, नो क्लेम बोनस। ये क्या होता है देखते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी, मैं आपको बताती हूँ, देखो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, ये क्या करती है, कुछ डिस्काउंट देती है इंश्योर्ड को। जो भी इंश्योर्ड होता है, सपोज मैं इंश्योर्ड हूँ ए बी, इंश्योरेंस कंपनी मुझे एक डिस्काउंट देती है, लेकिन ये जो डिस्काउंट होता है ये इन द फॉर्म ऑफ एनसीबी होता है, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस इन द फॉर्म ऑफ नो क्लेम बोनस, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को डिस्काउंट देती है। और ये जो नो क्लेम बोनस होता है ना, ये इनवॉइस में मेंशन्ड होता है, ये ऑलरेडी इनवॉइस में मेंशन होता है नो क्लेम बोनस। तो जब नो क्लेम बोनस जो है, जो कि एक टाइप का डिस्काउंट ही है, डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ नो क्लेम बोनस जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर को देती है, ये इनवॉइस में भी मेंशन होता है। इनवॉइस में अगर मेंशन है मतलब जब आप वैल्यू ऑफ जब आप सप्लाई कर रहे हो, जब आप सप्लाई कर रहे हो तब आपको पता है कि ये डिस्काउंट मिलने वाला है। जब सप्लाई कर रहे हो तब आपको पता है कि ये जो है ये डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये जो डिस्काउंट है ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और नो क्लेम बोनस जो है वो डिडक्ट होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई से। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को नो क्लेम बोनस देती है, एक डिस्काउंट ही होता है, ये डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ नो क्लेम बोनस जो इनवॉइस में लिखा होता है। मतलब जब आप सप्लाई कर रहे हो तब आपको पता है, तो ये जो नो क्लेम बोनस है ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा और आप उस अमाउंट को माइनस करोगे। दिस फिनिशेस आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर। छोटा सा चैप्टर था, मस्त प्यारा सा। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ डाउट्स है तो पूछिए, आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।